सहायता देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी विचार कर रही है। पिछले वर्ष पैक्स के ऋण कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर की थी, बताते हुए खुशी हो रही है कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरी होने की संभावना है। पैक्स को ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लेने के लिए मजबूत किया जाएगा जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भंडारण, कृषि उपकरणों को किराए पर लेना और उर्वरक प्रबंधन, जिसमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है ताकि उन लोगों जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है को पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। एचटीडीसीएफ द्वारा साझा डेयरी में पशु चारा, साइलेज चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एनसीडीसी के हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्ष अर्थात हरको बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। राज्य के किसी भी सहकारी संगठन को उसकी कार्यशील पूंजी या अन्य पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। हैफेड ने निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों में फैलाव किया है। हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 840 करोड़ रुपए मूल्य के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला गया है। इससे किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमानों से 19% की वृद्धि है। युवा राज्य की रीढ़ होते हैं। युवाओं को कौशलयुक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कराने में युवाओं की रोजगार क्षमता और कुशलता को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। मेरा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए HKRN, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए कौशल पर विशेष ध्यान देने का इरादा है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन पूर्व अधिगम के महत्व को समझते हुए विशिष्ट परीक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बने। पारंपरिक नौकरियों के अलावा आधुनिक उद्योग से संबंधित नौकरियों के लिए और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वृद्धों और अशक्तों की देखभाल करने वालों के रूप में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूं। यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्टार्टअप उद्यमियों में जो महिलाएं हैं या 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लोग हैं या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में
उद्यमी बनने में सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लाभार्थियों को चयन सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के साथ उद्योग और उद्यमिता के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाएगा। योजना के विवरण बाद में नोटिफाई किया जाएगा। राज्य के युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक व्यापक युवा नीति बनाई जाएगी, जिसमें युवा गतिविधियों का कैलेंडर, युवा मंडलों को मजबूत करना, नैतिकता और चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, भाषा और संचार प्रशिक्षण के संबंधित कार्यक्रम शामिल होंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा। यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। इन युवाओं को विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय कौशल आवश्यकता का विश्लेषण करने और उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम की जानकारी देने और कौशल आवश्यकताओं के एकीकरण की योजनाओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। हर वर्ष लगभग 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन निर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आईटी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में भर्ती आईटी के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दिए जाएंगे। ये केंद्र प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ युवाओं के इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करेगा। कौशल विकास की सुविधा को राज्य के कोने कोने तक प्रसार करने के लिए सरकारी स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी बहुतकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का उपयोग करके कौशल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये कौशल स्कूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे और इन कौशल स्कूलों में कौशल प्रशिक्षणार्थियों को मान्यता देगा, कौशल प्रशिक्षण निर्दिष्ट करेगा, मूल्यांकन करेगा और प्रमाणित करेगा। विश्वविद्यालय इन संस्थानों में मौजूदा फैकल्टी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। विदेश में हरियाणा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और युवा अधिकारिता उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं, को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। इस योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। HKRN सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर जनशक्ति की तैनाती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.0 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर जनशक्ति को नियुक्त करता है, जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। निजी ठेकेदारों द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति का शोषण बीते दिनों की बात हो गई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम जनशक्ति की नियुक्ति, उनकी सेवाओं के प्रबंधन, समय पर वेतन का भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रम कल्याण उपकर के वैधानिक योगदान के अनुपालन के लिए एक प्रौद्योगिकी पोर्टल का उपयोग करता है। वर्ष 2023-24 में HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए
सरकार ने सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला सुधार प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का था। कई क्षेत्रों से आलोचना के बावजूद इस कदम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसकी प्रशंसा की। हरियाणा में एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पीआरआई में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधियों के अनुमोदन के व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई निविदा शुरू की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण लोगों के और अधिक फायदे के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को समझेंगे। शहरी स्थानीय निकायों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर टैक्स जैसे राजस्व के विशिष्ट स्रोत ये भी प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि पीएचसी, ग्रामीण सड़कें, जिनका इस समय रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों, ग्रामीण स्टेडियमों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही स्वीकृत 2,237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों को 23-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वतंत्र भवन नहीं है, वहां जिला परिषद सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। करनाल, सिरसा में जिला परिषद सचिवालय का निर्माण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही गुरुग्राम और रेवाड़ी में शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 7 अन्य जिलों में सचिवालय के लिए स्थलों को अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 23-24 में ये राशि 3,145 करोड़ रुपया होगी। गांव में 700 पार्क व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं। हाल ही में इन व्यायामशालाओं में योग शिक्षकों को नियुक्ति की गई है। इन 700 पार्क व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि ग्रामीण निवासियों को योग और आयुष पद्धति अपनाने में मार्गदर्शन मिले और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार हो सके। वर्ष 2023-24 में मैं ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने शमशान भूमि और कब्रगाहों के विकास के लिए शिवधाम योजना शुरू की है। वर्ष 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा। पिछले साल अपने बजट भाषण में ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की थी। ई पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 370 करोड़ रुपए की लागत से कुल 979 भवनों की मरम्मत की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम
और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों की फिरनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के साथ स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। वर्ष 23-24 में पहले चरण में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में जिला परिषदें प्रत्येक ब्लॉक में सबसे अधिक आबादी वाले कम से कम 5 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाएगी। इस वर्ष 750 ग्राम पंचायतों में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 23-24 में ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए विकेंद्रित कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक व्यापक समाधान करने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा में स्वच्छ भारत के सफल क्रियान्वयन की एक नई समस्या पैदा हो गई है। लगभग 70% ग्रामीण घरों में शौचालय हैं जो केवल एक सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं, जिन्हें कुछ वर्षों के बाद साफ करना होता है। वर्तमान में अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने के लिए कोई निर्दिष्ट सुविधा नहीं है। वर्ष 2023-24 में सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करेगी। सीवरेज उपचार संयंत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय, जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है, में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गोबर्धन योजना के तहत 22 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने हैं। हिसार और भिवानी जिले में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि अंबाला, चरखी दादरी, रोहतक, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में 7 बायोगैस संयंत्र वर्ष 23-24 में चालू होने की संभावना है। ग्राम दर्शन पोर्टल के रूप में एक अनूठी पहल की है। पिछले साल लागू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण कार्यों के लिए अपनी मांगों को सीधे उठा सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि और संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा व्यवहार्यता की जांच के आधार पर विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारंभ किया जा सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य पर आधारित है, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, जनप्रतिनिधियों और क्रियान्वयन सरकारी एजेंसियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। इस पोर्टल पर 13,351 से अधिक मांगें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,925 मांगों की सिफारिश जनप्रतिनिधियों ने की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ग्राम दर्शन पोर्टल के कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, ताकि शासन के इस उपाय का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत न्यू जनरेशन वाटरशेड परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को अगले 5 साल में लागू किया जाएगा। ये जिले भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यमुनानगर होंगे। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने का सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इनमें से जनवरी 23 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं और मुझे आशा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रदान की जाने वाली सहायता के अलावा सरकार द्वारा पूर्ण ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें स्वयं सहायता समूह की आधी से अधिक सदस्यता उन परिवारों से है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। वित्त वर्ष 2023 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4% की वृद्धि है। शहरी विकास सरकार का उद्देश्य नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे शहरी शासन के प्रभावी और आत्मनिर्भर संस्थानों के रूप में उभर सकें। हाल ही में सरकार ने नगर पालिकाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर प्रदान की है। 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मैं कुछ मापदंडों के आधार पर नगर पालिकाओं के बीच और इस प्रकार उन्हें यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करने और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं।
निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने में प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखने और रख रखाव में अमूल्य योगदान देते हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया है और राज्य में ऐसी 190 कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। उम्मीद है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग सभी नगर पालिकाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे कि शेष पात्र कॉलोनियों को वर्ष 23-24 में नियमित किया जाए और इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू किए जाएं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना के लिए दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना में ऑक्सीवन, नगरवन, शहर के बड़े पार्कों और हरित स्थानों, शहर के सौंदर्यीकरण और लैंडस्केपिंग, सड़क जंक्शनों के पुनः डिजाइन और सौंदर्यीकरण, पर्यटन बुनियादी ढांचे, खेल के बुनियादी ढांचे, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, ऊर्जा कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर और नगर निगम शासन में शहरी भागीदारी निकायों की भागीदारी के साथ राज्य प्रायोजित योजना के रूप में अन्य प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पालिकाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों और समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50%, 65% और 75% राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और मैं शहरी विकास हेतु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करता हूं। बड़े शहरों में जहां सीवरेज के रखरखाव का काम नगर निगमों, महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, वहां सीवरेज के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि अलग रखने का प्रस्ताव करता हूं। परियोजना के तहत धन हरियाणा शहरी विकास निधि से प्रदान किया जाएगा। सरकार राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं और खाली पड़ी जमीनों के मुद्रीकरण के प्रस्तावों को लाने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को सहयोग करना चाहती है। अनुमोदित परियोजना के आधार पर किसी शहरी स्थानीय निकाय को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इस उद्देश्य से हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को लागू करने के साथ नागरिक इंटरफेस में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग करेगी। ये नागरिक सुविधा केंद्र प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक सेवा प्रदान करेंगे और शहरी क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने के लिए अन्य संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेंगे। 2 साल पहले लंबे समय से चले आ रहे ऐसे विवादों के निपटारे के लिए विवादों का समाधान योजना की घोषणा की थी, जिनमें सरकार एक पक्षकार है। विवादों का समाधान के तहत विशिष्ट योजनाओं को कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसी क्रम में मैं नगर ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क को बकाया के निपटान का प्रस्ताव करता हूं। विभाग का 3600 करोड़ रुपए नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए केवल ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी। अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10% देना होगा। अपूर्ण योजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25% का भुगतान करना होगा। ये छूट उन्हें मिलेगी जो 4 महीने से बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण नगर और ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के पिछले कटु अनुभवों के कई वादों को जन्म दिया है, किसानों को असंतुष्ट और नाराज किया है। हमने विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की अपेक्षा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसानों की सहमति से भूमि खरीदने का कार्य सफलतापूर्वक किया है।
अब हमने आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पर हाल ही में नीतियां अधिसूचित की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य भूस्वामियों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और उन्हें उनके द्वारा दी गई भूमि के लिए सही बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वर्ष 2023-24 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए और एफएमडीए की स्थापना से इन 2 महानगरों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है। सोनीपत भी एक महानगर का प्रारूप ग्रहण कर रहा है। वर्ष 2023 में मैं कुंडली, राई और सोनीपत सहित एसएमडीए की एकीकृत योजना और विकास के लिए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए एसएमडीए की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव करता हूं। महानगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से फरीदाबाद और सोनीपत में रेन्यूअल सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जलापूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 से शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो का विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि हर परिवार के पास एक आश्रय हो। पीएमएवाई में पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए सरकार ने पीपीपी के अनुसार 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की है। यह नीति 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और परिवार के पास भूमि नहीं होने पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। सर्वेक्षण डेटा के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए जा रहे लाभों के अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 23-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त प्रावधान बाद में 23-24 में किया जाएगा। वर्ष 23-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11% की वृद्धि है। खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खेल परियोजना में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिनमें से 41 स्वर्ण पदक हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा के सभी विजेताओं, 5 बार खेल हुए हैं, हम पहले ही दूसरे पर रह रहे हैं, 2 बार पहले पर आया, 3 बार दूसरे पर आया, तो लगातार ये क्रम चलता है। एशियाई खेल इस साल होने वाले हैं और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने युवा नवोदित खिलाड़ियों के लाभ के लिए राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं। मैं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। अन्य खेल विधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए
कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। इन सुविधाओं का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू किया जाएगा। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।